हेलो मित्रों, नमस्कार। आपका स्वागत है एमटीवी क्लासेस में। और हमारी जो एसएससी एमटीएस और एसएससी के सभी एग्ज़ाम और इसमें ये जो सीरीज़ चल रही है, इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी, ग्रुप सी और ड्राइवर की जो परीक्षा हैं 2024 वाली, वो सब उन सब के लिए जीएस व जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला है। और अगर आप इसको 100% सुनते और देखते हैं तो ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये सब पीवाईक्यू हैं, जो कि सीजीएल, सीएचएसएल, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ग्रुप सी, इन सभी एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। और सीजीएल और एमटीएस के इसलिए डाले कि एमटीएस की परीक्षा भी है, तो ठीक है। उनका बस यहाँ जो क्वेश्चन देता है कि उलूग खां की उपाधि किसने धारण की, तो बलबन। तो बलबन के बारे में जो कुछ होगा वो सब यहाँ डिस्कस होगा। तो इससे आपके किसी भी एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन बलबन से नहीं छूटेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आपने वो पढ़ाई हो, बट एक बार तो पढ़ाई हो, सिलेबस कंप्लीट किया हो, उसके बाद आप इसे देख सकते हैं। इससे आपका फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। जो पहला क्वेश्चन है वो है उलूग खां की उपाधि किसने धारण की। तो ये गुलाम वंश का शासक था बलबन, उसने धारण की थी। बलबन, इसका पूरा नाम है गयासुद्दीन बलबन। और गयासुद्दीन बलबन जो है, इसने बहुत ही संघर्ष किया था अपन खुद को गद्दी पर देखने के लिए। 2-3 राजवंशों से रजिया सुल्तान इल्तुतमिश के टाइम से ये संघर्ष कर रहा था। 1265 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा था। कौन? बलबन। 1265 ईस्वी में यह दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था, ये बात क्लियर है। और इसका पूरा नाम जो था गयासुद्दीन बलबन था। और ये उलूग खां है, जो उलूग खां है वो गयासुद्दीन बलबन की उपाधि से, गयासुद्दीन बलबन की उपाधि से दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था, गुलाम वंश की। ठीक है। और इसने 1246 से 1287 ईस्वी तक शासन किया। और इसने एक अष्टकोणी मकबरा बनवाया था। और ऐसा माना जाता है इसका एक पुत्र था, वो युद्ध में मारा गया था। और उसके उपरांत ये पागल सा हो गया था और अजीब अजीब हरकतें करता था। और इसने ही पैबोस, नवरोज त्यौहार है जो बलबन ने स्टार्ट किया था, पारसियों का त्यौहार था। और बलबन ने पैबोस और सिजदा नाम की 2 परंपराएं लागू की, जिसमें सुल्तान को ईश्वर के समान माना गया था। इसके अकॉर्डिंग इसका मानना था कि सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, तो उसको पैबोस करो, पैरों को चूमना और सिजदा करना। और इसने 40,000 का तुर्कानी चैलगानी गठन किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, तबकात नासिरी की रचना किसने की थी? मिन्हाज उस सिराज। तबकात नासिरी की रचना, तबकात नासिरी की रचना, तबकात नासिरी की रचना है जो मिन्हास उल सिराज, मिन्हास उल सिराज, मिन्हास उस मिन्हास ए सिराज, मिन्हास ए सिराज। तबकात इसका उस है, बट यहाँ पर जो मिन्हास उल सिराज तबकात नासिरी की रचना की 1260 ईस्वी में इसने रचना की थी। और ये बलबन के इस टाइम पीरियड का ही था। फारसी में लिखा गया है ये जो है तबकात नासिरी। ठीक है। और इसका जो मतलब इस बुक में जो है वो है दिल्ली सल्तनत के राजवंशों, मुस्लिम राजवंशों के कार्यों का वर्णन। ठीक। अलाउद्दीन ने अपने काल में कितने कर लगाए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में कितने प्रकार के कर लगाए? 3 प्रकार के कर लगाए थे। ठीक है। जजिया, ज़कात और घराई
ये कृषि कर है, जजिया धर्म कर है, जकात भी कृषि कर है। और एक इसने हिंदुओं के लिए ऊपर से लगाया था ग्रह कर के लिए करके एक कर था, ठीक है। तो इसने 3 प्रकार के कर लगाए थे, उसमें भी बहुत से कर थे, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए थे और इसने अपने करों में वृद्धि भी की थी। धार्मिक सहिष्णुता को न निभाने वाला शासक था अलाउद्दीन खिलजी। इसने 1200 1296 से 1316, कहाँ है 1296 1316, 20 वर्ष शासन किया था। उसमें से एक वर्ष में इसने अपने पिता को, चाचा को मार दिया था 1296 ईस्वी में। खिलजी वंश है जो 1290 से 1320 तक चला था, उसका ये सेकंड शासक, महान शासक माना जाता है। महान तो नहीं कहेंगे, मतलब योग्य शासक, जिसने अपने शासन क्षेत्र में वृद्धि की थी। इसने गुजरात पर आक्रमण किया और दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया। इसका एक सेनापति था मलिक काफूर, और उसने मेवाड़ पर आक्रमण किया 1305-06 में। पद्मावती वहाँ जोहर कर लेती हैं रावर्धन सिंह के शासनकाल में। और इसने फिर खिर्ज खां अपने पुत्र को दिया था मेवाड़, उसका नाम खिरजाबाद पड़ा था। और अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने की प्रथा चालू की थी। इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली की स्थापना की थी। बाजार पर नियंत्रण किया था पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है। और घोड़ों पर दागे, इसने स्थायी नगद वेतन के आधार पर स्थायी सेना रखी थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसका एक सेनापति था योग सेनापति, जिससे मंगोल 40 कोस तक दिल्ली से पीछे हट गए थे। वो था अपना किसका? जफर खां, जिसका नाम था। और जो मेवाड़ के विरुद्ध युद्ध में मारा गया था, मतलब मूवी के अकॉर्डिंग, और वैसे ये मंगोलों के विरुद्ध मारा गया था। पद्मावत मूवी के अकॉर्डिंग ये मारा गया है जफर खां, कि गोरा बादल से मार देते हैं, ठीक है। और ये मारा गया था मंगोलों के विरुद्ध। और जो जफर खां है वो योग सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का। हालांकि ये अलाउद्दीन खिलजी, तो ये क्वेश्चन सीरियल में पूछा गया था 22 में। जफर खां का सेनापति है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति है, ठीक है। सॉरी देखने का, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था जफर खां। ये बहुत ही योग सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का। और इसने 1257 ईस्वी में मंगोलों के विरुद्ध आक्रमण में इसने एक दूधा मंगोल करके एक था, दूधा खां, उसको हराया था। किसने? जफर खान ने दूबा खां को हराया था, ठीक है। चलो इसके बारे में इतना ही। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया? इब्न बतूता को दिल्ली का काजी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त। इब्न बतूता है जो मोरक्को का एक विद्वान था, जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के दौरान ही भारत की यात्रा की थी। और इसकी जो महत्वपूर्ण कृति हैं, रचनाएं हैं, मतलब उसका नाम है रेहला। किसका? इब्न बतूता की पुस्तक है एक रेहला, जिसमें ये मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यों का वर्णन मिलता है। और ये एक शासक था जिसकी मृत्यु पर एक फारसी विद्वान ने कहा था, राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। इसने सर्वप्रथम एक कार्य किया था, सांकेतिक मुद्रा स्टार्ट की थी सोने व चांदी के बहुमूल्य धातुओं को बचाने के लिए। हर हिंदू का घर टकसाल बन गया था उस टाइम पर। तो इसने फिर सारी जो कांसे की मुद्रा वापस ली, सोने चांदी की वापस चलाई, तो उससे राजकोष खाली हो गया था। फिर इसने दोआब, गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र को, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है, तो उसमें इसने कर वृद्धि कर दी थी। उस टाइम वहाँ सूखा पड़ी थी, तो ये इसका दूसरा काम भी फैल रहा। तीसरा काम इसने किया था तिब्बत पर आक्रमण, वहाँ सर्दी से इस फ्लैग से इसकी सेना सारी मारी गई, वो भी इसका काम विफल रहा। फिर इसने दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट की, तो वहाँ भी ये विफल रहा। तो इसने जीवन में जितने काम किए वो विफल रहे।
हालांकि एक बहुत ही योग्य शासक था। योग्य जैसे कि इसे गणित, खगोल शास्त्र और धार मतलब संस्कृत, फारसी इन भाषाओं का इसे अच्छा सा ज्ञान था। और तुगलक वंश का सबसे योग्य शासक था, पर इसका एक भी कार्य पूरा नहीं हुआ, इसलिए इसे पागल, दिवालिया ऐसा सब बोला जाता था। और इसके पिता जो थे गयासुद्दीन तुगलक, जो बंगाल अभियान पर निकले थे, तो इसने निजामुद्दीन औलिया इसके गुरु थे, तो इन्होंने एक कुछ कार्य कराया था। एक स्टेटमेंट है कि दिल्ली अभी दूर है, वो निजामुद्दीन औलिया का गयासुद्दीन तुगलक को भेजा गया था। ठीक है। हुमायूं का मकबरा किसने बनाया? तो हुमायूं का मकबरा बनाया था बेबी। हुमायूं का मकबरा किसने बनाया? हुमायूं का मकबरा बनाया था बेगा बेगम, जो हुमायूं की पत्नी थी। बेगा बेगम अकबर की माँ। ठीक। और जो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनाया गया था 1558 ईस्वी में। 1540 में इसकी हो गई थी मृत्यु, 1558 ईस्वी में इसका मकबरा बनवाया गया था। किसका? हुमायूं का। तो इसकी पत्नी ने बनाया था बेगा बेगम, जिसका नाम था फारसी वास्तुकार मतलब मिर्जा गयास की इसमें। और इसकी जो संरचना है मतलब इंजीनियर जो था मिर्जा गयास बेग तुगलक, सॉरी मिर्जा गयास ही था। ठीक है। और ये मकबरा है जो दिल्ली में है, सबसे बड़ी बात ये दिल्ली में स्थित है और लाल बलुआ पत्थर से बनाया हुआ है। 1993 ईस्वी में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में स्थल की शामिल किया गया। 1993 में आया है। ठीक। 1958 में बनाया गया था। किसने बनाया था? इसकी पत्नी ने बनाया था, अकबर की माँ ने बनाया था। और सबसे बड़ी बात, जो हुमायूं है 1540 में मारा गया, मुगल वंश का दूसरा शासक था, अकबर का पिता था, बाबर का बच्चा। अकबर के शासनकाल में दयसाला प्रणाली किससे संबंधित थी? अकबर के शासनकाल में दयसाला प्रणाली किसी राजस्व से संबंधित थी। जो इनके राजस्व मंत्री अकबर के कौन थे? राजा टोडरमल थे। ठीक है। और जो दयसाला प्रणाली है वो है आपकी राजस्व प्रणाली। ठीक है। इसमें भूमि के औसत उत्पादन का 1/3 हिस्सा राज्य के हिस्से के रूप में तय करना था, बाकी काश्तकारों के लिए छोड़ दिया गया। भूमि के विभिन्न प्रकारों को विभाजित किया गया था। बांस और लोहे की अंगूठी माप, मतलब इसने अकबर ने जो बहुत सी चीज़ें हैं वो सब शेरशाह सूरी की अनुसरण किया था। जैसे भूमि माप के लिए उसने एक डंडा चलाया था। ठीक है। उसी का सिकंदर लोधी चलाया था, इसने भी एक भूमापन के लिए चलाया था शेरशाह सूरी ने। उसका इसने लोहे के डंडे और बांस के डंडे का प्रयोग किया था भूमापन के लिए अकबर ने। ठीक है। तो वो दयसाला प्रणाली थी, वो राजस्व से संबंधित थी। बाबर जब फरगना की गद्दी पर बैठा, सिंहासन पर बैठा 1494 ईस्वी में। बाबर जो मूलतः शासक था वो फरगना का था। 1526 ईस्वी में उसने भारत पर आक्रमण किया था। और इब्राहिम लोदी के चाचा तथा राणा सांगा के कहने पर। ठीक है। 1494 ईस्वी में, तो उसकी जो एक्चुअल उम्र थी उसके बारे में ये क्वेश्चन है। बाबर जब फरगना की गद्दी पर था तो उसकी उम्र क्या थी? ठीक। तो उसकी उम्र 12 वर्ष थी जब वह परगना का शासक बना था। वहाँ से अपने चाचा तथा सगे संबंधियों की दृष्टता के कारण वह एक नए देश की खोज में था। फिर वो अफ़गानिस्तान आया था, मुल्तान में। फिर उसने भारत में एंट्री ली। भारत में उसने मुगल वंश की स्थापना की और उसके जो वंश के महान शासक थे वो अकबर थे। शाहजहाँ नहीं, सॉरी, औरंगजेब, इन्हें महान जाना जाता था। ये इसने धार्मिक सहिष्णुता निभाई थी, इसने धार्मिक सहिष्णुता नहीं निभाई थी। और बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे: पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघर का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। इन 4 युद्धों में वो विजयी रहा और 1526 में उसने भारत में एंट्री की थी। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं सदी में अवध के किस नवाब के संरक्षण में कथक का स्वरयुग देखा गया। तो ये जो क्वेश्चन है, कथक कहाँ का राष्ट्र सांस्कृतिक नृत्य है, तो ये उत्तर प्रदेश का है। कथक डांस कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। ठीक है। क्लास शास्त्रीय नृत्य कथक किस राज्य का है, तो उत्तर प्रदेश का है। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया 19वीं सदी में अवध के किस नवाब के संरक्षण में कथक का स्वरयुग देखा गया, मतलब कथक को किसने संरक्षण दिया, अवध के किस नवाब ने। तो अवध के लास्ट नवाब थे जो उन्होंने दिया था, उनका नाम था नवाब वाजिद अली। नवाब वाजिद अली। और एक कला प्रेमी शासक थे, नृत्य प्रेमी शासक थे। उन्होंने कथक के प्रचार और प्रसार और मतलब संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी नवाब वाजिद अली साहब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़े 18वीं सदी में अंग्रेजों ने मैसूर के शासकों के साथ 4 मुख्य युद्ध लड़े जिन्हें आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर होगा 4, और उन चारों का आंग्ल मैसूर युद्ध ही कहते हैं उन्हें। ठीक है। तो उनमें से एक है जैसे कि फर्स्ट पहला युद्ध जो 1776 से 1769 ईस्वी के लड़ा गया। और दूसरा लड़ा गया था 1780 से 84। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था 1790 से 92, 2 साल। ठीक है। और चौथा 1799 में लड़ा गया था। और 1799 अभी एक क्वेश्चन है 1761 में कौन सा युद्ध लड़ा गया। 1761 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध किन 2 शासकों के बीच लड़ा गया था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश लिखा है पांड वंश की कैपिटल क्या थी। तो पांड वंश की कैपिटल थी मदुरै पांड वंश की कैपिटल थी। ठीक है। टीपू सुल्तान का सुमेर महल कहा जाता है। टीपू सुल्तान जो मैसूर के शासक थे उनका सुमेर महल कहा जाता है। दरिया दौलत बाग महल को सुमेर महल कहा जाता है, दरिया दौलत बाग को। ठीक है। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था। ठीक है। उनके पिता का नाम हैदर अली था। 1761 में मैसूर का शासक कौन था। 1761 में मैसूर का शासक हैदर अली। ठीक। किस राजवंश जैसे ये किस क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजवंश की कांस्य प्रतिमाओं को लॉस्ट बॉक्स विधि से प्रयोग करके बनाया गया था। तो ये अपनी चोल राजवंश की प्रतिमाओं को लुप्त मोम मतलब लॉस्ट बॉक्स चोल वंश से बनाया गया था। ठीक है। तो इनके बारे में बेसिक, चोल डायनेस्टी जो है, चोल राजवंश है जो आज के तमिलनाडु में पनपा था। ठीक है। और जो लॉस्ट बॉक्स विधि का प्रयोग है वो इस प्रकार है कि जिसे सिर पर्टूल के नाम से भी जाना जाता है, उनसे इनकी प्रतिमाएं बनाई गई थी। विश्व की सर्वाधिक कांस्य मूर्ति है डांसिंग गर्ल भी इसी, जो पुरानी मूर्ति है डांसिंग गर्ल हड़प्पा सभ्यता में मिली थी, वो इसी विधि से बनाई गई थी। ठीक है। लॉस्ट बॉक्स से। और इस विधि का प्रयोग करके बनाई गई जो मोहनजोदड़ो में स्थापित है, मिली थी जो डांसिंग गर्ल, वो भी लॉस्ट बॉक्स से ही बनाई गई थी। ठीक। और जो अनंतराज सागर टैंक का निर्माण किन शासकों ने कराया। वो अनंतराज सागर टैंक का निर्माण किन शासकों ने, विजयनगर के शासकों ने कराया था। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने तुंगभद्रा नदी के किनारे की थी, विजयनगर। ठीक है। विजयनगर के राजाओं ने इसका निर्माण कराया था 1336 से 1546 ईस्वी तक विजयनगर शासन रहा।
उन्होंने सोने चांदी तांबे के सिक्के का उपयोग भी किया था। ठीक है। और वो उनके जो विजयनगर साम्राज्य के जो महान शासक थे वो थे हरिहर और बुक्का, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। अवैध तोमरों को दिल्ली में 12वीं शताब्दी में किसने पराजित किया था? तो दिल्ली तोमरों की थी। ठीक है। चोलों द्वारा विद्यालय में रखरखाव के लिए दी गई भूमि को क्या कहा गया? इन्हें कहा गया था ब्रह्मदेव। चोलों द्वारा विद्यालय के रखरखाव की भूमि में जो दी गई थी भूमि, उसका मूल रूप से नाम है ब्रह्मदेव। ब्राह्मणों को दी गई थी। और विद्यालय के रखरखाव को दी गई सालाभोग। ये डाउट था इसीलिए क्लियर नहीं। चोलों द्वारा विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि को सालाभोग कहा गया। शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई? तो ये हुई थी 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में। ये थर्ड क्वेश्चन ये रह गया। तोमरों को 12वीं शताब्दी में किसने पराजित किया? अजमेर के शासक थे अजमेर के चौहानों ने सोमेश्वर चौहान। ठीक है। इन्होंने तोमरों को पराजित किया था और दिल्ली में चौहान वंश की नींव रखी थी। विजयनगर किस नदी के तट पर है? तो पहले बता चुके, तुंगभंगा नदी के तट पर स्थित है। आईने अकबरी एक मुगलों का अकबर के जीवन पर आधारित दस्तावेज है। वह किस चीज़ की जानकारी देता है? वह उनके पूर्वजों की जानकारी देता है। अकबर पूर्वजों, बाबर, हुमायूं, इनके बारे में जानकारी देता है आईने अकबरी। ठीक है। फारसी भाषा में लिखा गया ये एक दस्तावेज है। आज के लिए इतना ही। ठीक है। थोड़ी सी वॉइस की प्रॉब्लम है बट वो हो जाएगी ठीक। बाकी आप देख